कहते हैं कि इस देश में नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। 2019 अब करीब है और 2019 के आखिर तक आते आते, हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस के खुद इस वक्त जो दिग्गज नेताओं में शुमार हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कहते हैं कि इस देश के अंदर संविधान की हमने रक्षा की। कांग्रेस की जो नीतियां ऐसी थी कि इस देश के अंदर चाय वाला प्रधानमंत्री बना। और अब एक बार फिर से उसी चाय वाले को लेकर शशि थरूर, जी हां, जो लगातार जो है प्रधानमंत्री को लेकर अलग अलग बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, फिर एक बार उन्होंने कहा कि इस देश में नेहरू की वजह से आज देश का प्रधानमंत्री जो पहले चाय वाला था वो बन सका। सवाल यह है कि आखिर इस देश में प्रधानमंत्री क्या नेहरू या कांग्रेस की नीतियों ने प्रधानमंत्री को बनाया, एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया, या इस देश की जनता ने और उस जनता ने जो विश्वास जो दिखाया है। और आखिर अगर कांग्रेस की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि सिर्फ नेहरू की नीतियों की वजह से देश के अंदर आज चाय वाला प्रधानमंत्री है, तो आखिर एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनने में 70 साल क्यों लग गए? इसी पर करेंगे सवाल। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। भी हो नहीं सकता कि शशि थरूर बोले और विवाद न हो। कभी पीएम को बिच्छू बताते हैं तो कभी चाय वाला। अपने विवादित बोलों से मीडिया की सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर विवादित बयान देते रहते हैं। यानी शशि थरूर ने ठान लिया है वो किसी भी हाल में सामान्य बात नहीं करेंगे। कभी वो देश के प्रधानमंत्री को शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से तुलना कर देते हैं, तो कभी वो एक चाय वाले के पीएम बनने पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। लेकिन एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधते हुए क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। If today we have a Chaiwala as Prime Minister, it's because Nehruji made it possible to create the institutional structures through which any Indian can aspire to and rise to the highest office in the land. शशि थरूर जो कह रहे हैं उसको बचकाना नहीं तो समझदारी भी नहीं कही जा सकती है। इस देश का पीएम कौन बनेगा, इस बात को तय करने का अधिकार इस देश की जनता को है, किसी नेहरू या गांधी या फिर थरूर को नहीं। किसको पीएम रखना है, किसको हटाना है, ये जनता तय करती है। खैर, शशि थरूर लोकतांत्रिक बात तो करते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि वो बात लोकतांत्रिक होती नहीं है। अब बात कांग्रेस के कद्दावर नेता ने कही है तो उस पर सफाई भी तो आनी थी। लिहाजा राज बब्बर ने इस मामले में सफाई भी दी और ये बताने से नहीं चूके कि इस देश का पीएम गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री भी बने थे। देश का प्रधानमंत्री वो भी बना जिसके पास में नाव पार करने के पैसे नहीं हुआ करते थे, जिसने नाव पार करने के लिए वो अपने कपड़े सिर पर बांधकर गंगा जी पार किया करता था। और आज के लोग दुर्भाग्यवश प्रचार करने वाले लोग जो हैं, प्रचार से अपने आप को लोकप्रिय बताते हैं, उन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार और स्वार्थ की राजनीति को लेकर इतने ज्यादा लांछन लग रहे हैं, इतनी ज्यादा टिप्पणियां हो रही हैं कि कभी कभी मुझे सोशल मीडिया पर देख के मेरा सिर झुक जाता है। हम भी वही कह रहे हैं राज बब्बर साहब, ये हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती ही है जो किसी गरीब के प्रतिभा का भी सम्मान करता है। लेकिन थरूर साहब ने जो कहा है वो गलत है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को इस लहजे में कहना पीएम के साथ साथ देश की गरिमा को भी अपमानित करने जैसा है। वो हमारे देश के पीएम हैं, हमारे देश के प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं। खैर, कांग्रेस की तरफ से हमला होने पर हमेशा से तल्ख लहजे में जवाब देने वाली बीजेपी भी इस मामले में बड़े ही विनम्रता के साथ पंडित नेहरू को याद किया और कैसे जवाब दिया, सुनिए। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की लेगेसी को कोई अंडरमाइन नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, महात्मा गांधी की अगर 150वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा है तो वो जवाहरलाल नेहरू की लेगेसी को अंडरमाइन करना नहीं हुआ। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा हिंदुस्तान में बनी है तो वो जो है वो किसी की लेगेसी को अंडरमाइन करने की बात नहीं है। देखो भैया, अब थरूर साहब तो नई नई कहानियाँ, नए नए किस्से करते हैं, उसमें हम क्या जवाब दें। सुन लिया थरूर और बब्बर साहब, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कम से कम देश के उन नेताओं के ऊपर किसी भी तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए जो देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हों या फिर कर रहे हों। इस बात का तो ध्यान रखना ही चाहिए आप सभी को। सुदर्शन न्यूज के लिए भास्कर तिवारी की रिपोर्ट।
दरअसल कई सवाल, और सवाल ये सबसे महत्वपूर्ण कि इस देश के अंदर आखिर संविधान की रक्षा का जो दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है उसमें कितना दम, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया कि इस देश के अंदर जो नेहरू की विरासत है उसे खत्म करने की कोशिश हो रही है, इस पर भी सवाल होगा। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते थे। हमारे साथ अनु शर्मा साहब हैं बीजेपी की तरफ से, हमारे साथ यहां पर मुदित अग्रवाल साहब हैं कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही साथ हमारे साथ होंगे यहाँ पर अनिल मिश्रा साहब, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत सर आपका। और सबसे पहले जो है मुदित साहब आपके पास आ रहा हूं जी। चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, और इस वक्त में आते आते कि हमने संविधान की रक्षा करी और चाय वाला जो है इस देश का प्रधानमंत्री बना है तक का ये सफर जिस तरीके से तय हुआ है, इसमें जो दारोमदारी अब ठोकी जा रही है, ये तो 4 साल में बहुत परिवर्तन आ गया। पहली बात, क्या ये कांग्रेस ने ऑफिशियली कहा था कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? सर ऑफिशियली और अनऑफिशियली सर बात खत्म। देखिए कांग्रेस में हजारों लीडर हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है, बीजेपी में हजारों लीडर है, कोई कुछ भी बोल सकता है। वैसे भी जो आपने मणिशंकर जी की स्टेटमेंट दिखाई थी, जो उन्होंने बोला था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। देखिए मैं तो सवाल ये उठाता हूं, देश में अगर आज कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, वो क्यों बन सकता है ये हमें समझने की जरूरत है। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, नेहरू जी और कांग्रेस ने ये निर्णय किया था कि हमारा देश एक डेमोक्रेसी रहेगा, एक लोकतंत्र रहेगा, जिसमें हर इंसान को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, मर्द हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी मजहब का हो, सबको वोट देने का समान अधिकार होगा। क्योंकि तब कांग्रेस ने नेहरू जी के नेतृत्व में, पटेल जी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया था। इसी वजह से आज हिंदुस्तान में कोई भी एमपी बन सकता है, कोई भी एमएलए बन सकता है और कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हमें देखना बहुत जरूरी है। जहां तक चाय वाले की बात है, देखिए चाय वाला, अगर मोदी जी चाय वाले हैं, देखिए मुझे तो ये भी नहीं पता वो चाय वाले थे या नहीं थे, क्योंकि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। अगर वो चाय वाले थे और प्रधानमंत्री बने हैं तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए वो अकेले तो ऐसे है नहीं, सभी कोई भी हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बन सकता है, इसमें कोई कुछ नहीं है। किसी भी वो सोशल कास्ट को बिलोंग करता हो, किसी को भी बिलोंग करता हो। मेरा तो सवाल दूसरा है, देखिए मोदी जी झूठ बोलते रहते हैं। देखिए हो सकता है उन्होंने अपने आप को चाय वाला इसलिए बना लिया हो क्योंकि उनको लोगों की सिंपैथी चाहिए हो। देखिए कभी आपने देखा एक प्रधानमंत्री जब अपनी मदर से मिलने जाता है कैमरा लेके जाता है, मोदी जी कभी भी अपनी मम्मी से मिलने जाते हैं कैमरा लेके जाते हैं। देखिए वो एक परसेप्शन मैनेजमेंट करते हैं। वो चाय वाले थे भी या नहीं थे, मुझे तो इसमें ही संशय है। आज तक कोई प्रूफ उन्होंने दिया कि वो चाय वाले थे? वो तो देखिए झूठ बोलते हैं। लेकिन अगर थे और बने तो वो, क्योंकि जब कांग्रेस ने देश को आजाद किया था, जब 1947 में देश आजाद हुआ था, जो सिस्टम लोकतांत्रिक सिस्टम कांग्रेस ने देश में रखा, वो इसी का नतीजा है कि देश में कोई कुछ भी बन सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। और ये हमें ध्यान रखना चाहिए। उसका क्रेडिट कांग्रेस को। ये देखिए आप उस समय फर्क देखिए, उस समय पाकिस्तान भी बना, हिंदुस्तान भी बना। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान के रास्ते पे चलता, आज हिंदुस्तान की तरह उसने तरक्की की होती। लेकिन आज उसकी तरक्की कहां है? टेररिज्म में तरक्की है, गरीबी में तरक्की है, इन चीजों में तरक्की है ना। क्योंकि उन्होंने, जो नेहरू जी ने और जो कांग्रेस ने सिस्टम हिंदुस्तान में लागू किया, वो उन्होंने पाकिस्तान में नहीं किया। यही तो दूरदर्शिता थी नेहरू जी की, और यही दूरदर्शिता थी कांग्रेस की, जो कभी संघी समझ नहीं सकते, क्योंकि संघी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा इससे बिल्कुल परे थी। अगर गलती से संघी हिंदुस्तान पे राज करने, संघी का मेरा मतलब है आरएसएस वाले, अगर हिंदुस्तान पे राज कर रहा होता उन्होंने 1947 में, आज हमारी दशा पाकिस्तान से भी बुरी होती। तो ये हमें समझ लेना चाहिए। तो बिल्कुल नेहरू जी को इसका श्रेय जाता है, कांग्रेस को इसका। ठीक है अनुज साहब, क्या आपत्ति है? थैंक यू सर। देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि हम झूठ बोलते हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं। मैं फ्रांस के राजदूत से मैंने कहा मुझे पता नहीं कि वो है कि नहीं है, ये बोला मैंने। बोलो यार, फ्रांस के राजदूत से मैं मिला नहीं, झूठ बोला जी। हार्दिक पटेल से मैं होटल में मिला नहीं, झूठ बोला। कितना झूठ बोला। पनामा नहर में, पनामा पेपर के अंदर शिवराज सिंह चौहान के बेटे का नाम है, वो रमन सिंह जी के बेटे थे। वो गलती से हो गई थी, रमन सिंह जी के बेटे थे। मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ। रमन सिंह जी के थे। कांग्रेस के लोग कंफ्यूज है, और भाई साहब जो बैठे हैं ना, ये भी शायद कंफ्यूज है। और बार बार ये जिस प्रकार की बात कर रहे हैं कि 1947 में हिंदुस्तान तो आजाद हुआ, लेकिन हिंदुस्तान 70 साल में क्या प्राप्त किया? घोटाले प्राप्त करता है, भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा प्राप्त करता है। सारी खबरें आप देखते हैं तो भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े घोटाले इस देश में हुए, शायद विश्व के किसी देश में हुए होंगे। यहाँ तो खेलों में भी घोटाला, जमीन पे भी घोटाला, गड्ढे में भी घोटाला, इधर भी घोटाला, उधर भी घोटाला। ये बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि नेहरू जी की नीतियों से इस देश ने बहुत तरक्की पाई। मैं जापान का उदाहरण दूंगा।
1944 के अंदर जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंका गया तो जापान बर्बाद हो गया था, शायद उसके बाद हम आजाद हुए हैं। वो तो बिल्कुल बर्बाद राष्ट्र था। आज जापान की कितनी ख्याति विश्व के अंदर फैली, क्या हमारी ख्याति उतनी फैल पाई? अनुज शर्मा साहब, इजराइल का नाम, इजराइल का आपने मोदी साहब आ नाम रहा हूं, सुना आप ही के होगा। पास आऊंगा, सारे सवाल आप ही के लिए 80 लाख का राष्ट्र है वो। 1400 अनुज साल साहब, के बाद वो आजाद हुआ। अनुज वो साहब, मुल्क कहां था? अनुज लेकिन साहब, आज वो मुल्क, अनुज साहब, उससे हम लोग खरीद रहे हैं। मेरा ये सवाल है आपसे, अगर प्रधानमंत्री, अगर खुद प्रधानमंत्री खुद को चाय वाला कहते हैं कि मैं चाय वाला था और मैंने उसके बाद प्रगति की और इस देश की जनता ने मुझे प्यार दिया और मैं चाय वाले से प्रधानमंत्री बना, और शशि थरूर इस बात को कहते हैं, तो उसमें क्या गलत कहते हैं? शर्मा साहब, अनुज शर्मा साहब जवाब दीजिए। प्रश्न सुना नहीं आपने, प्लीज रिपीट। अगर शशि थरूर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक चाय वाला इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बना नेहरू की नीतियों की वजह से, तो वो क्या गलत कहते हैं? देखिए, कोई नेहरू की नीतियों से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। इस देश के मजदूरों से, इस देश के किसानों से, इस देश के व्यापारियों से, इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। कोई नेहरू जी की नीतियों ने तो इस देश को भ्रष्टाचार और क्या नाम दुराचार इस प्रकार के गड्ढे में लाकर खड़ा कर दिया है, जो आज सारी कहानी हमारे सामने इस देश की आ रही है। अली मिश्रा साहब, आपका ओपनिंग कमेंट। नहीं, देखिए, आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके राजनीतिक पहलू तो अलग अलग हैं, सभी देखिए अपनी अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ बात आती विचारधारा की। देखिए, हमारा देश आज़ाद हुआ तब कांग्रेस का बोलबाला था, कांग्रेस ही एक तरह से पूरे भारत पर छाई हुई थी, और कांग्रेस का जैसा एक नॉर्मल देखने में आया कि लेफ्टिस्ट का टच लेते हुए लिबरल एक उसमें फीलिंग के साथ, लिबरल विचारधारा के साथ आगे बढ़ी, और चांस की बात देखिए कि पूरे टाइम पर कांग्रेस का ही शासनकाल रहा। तो इसमें कहने में कोई दो राय नहीं कि जब हम आजाद हुए तो चाहे हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान की बात कर लें या अन्य भी कई कंट्रियां हैं जिनके बारे में अगर हम इतिहास में देखें तो कई कंट्रियों में आजादी का आया, लेकिन जो लोकतंत्र, जो एक शासन व्यवस्था हमारे यहाँ डेवलप हुई वो कहीं और नहीं हो पाई। और ये सच है कि इसमें देन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तो है। अब ये कहना नेहरू की, तो कांग्रेस सर हम बेस्ट है, मतलब सर हम बेस्ट है, मतलब दुनिया के अंदर सिर्फ हम आइडल हैं। बिल्कुल, ये कहने में हम ये कहें कि हम आइडल हैं, मतलब पूरे विश्व में जो है ये कहने में हमसे ज्यादा प्रगति किसी ने की नहीं। प्रगति नहीं, देखिए प्रगति हम नहीं, इस चीज पर अपने पीठ थपथपाएं। समझें, हम जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिस शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो आप इसको समझे थोड़ा सा कि हम ये नहीं कहते नेहरू का नाम लिया जाए। हमारा संविधान व्यवस्था बनी थी, संविधान बना था, संविधान केवल नेहरू जी ने नहीं बनाया था, संविधान का पूरा हेड एक तरह से अंबेडकर जी को बनाया गया। लेकिन ये कहा जाए केवल अंबेडकर जी ने बनाया तो ये भी गलत है। उसमें सभी लोगों का, जितने लोगों का आज नाम लिया जाता, सभी की एक कमेटी थी, उसमें एक संविधान पूरे विचार विमर्श के बाद बना। तो लेकिन संविधान बनना या नियम कानून बनना बात अलग होती है, लेकिन उन नियम कानून बनकर उसको सही ढंगों से पालन कराया जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक रोल होता है जो भारत देश में देखने को मिला। अब मैं ये नहीं कहता इसमें कांग्रेस की बड़ाई की जाए, लेकिन कांग्रेस का पहलू इसलिए बनता है कि चूंकि अधिकतर समय पर देश पर अभी से 10 साल पहले तक देखिए तो उन्हीं का शासन रहा। तो सर, अगर लोकतंत्र हमारे सवाल फिर वही है ना सर, फिर वही सवाल है। कांग्रेस अगर ये कह रही है कि कांग्रेस की देन है इस देश के अंदर अगर चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है, मोदी साहब तो इनकार कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमें तो इस बात पर भी डाउट है कि वो जो है चाय वाले थे या नहीं थे। पहले तो मैं नहीं सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही जवाब दीजिएगा मोदी साहब, अब आप ही का नंबर है। मैं ये कह रहा हूं, एक तरफ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है, एक तरफ जो है शशि थरूर कहते हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है, मोदी साहब कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि वो चाय वाले थे या नहीं थे। पहले तो 4 सालों में यह डिसाइड नहीं हो पाया कि प्रधानमंत्री इस बात पर सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और इस देश के अंदर चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बनाया तो उसकी देन सिर्फ जो है नेहरू की वजह से, और किसी का कोई क्रेडिट नहीं। फिर अगर परिवारवाद को लेकर मोदी साहब अगर आरोप लगाया जाता है, फिर उसके बाद कहा जाता है कि नहीं परिवारवाद की बात हो रही है, बार बार जो है सिर्फ एक परिवार को टारगेट किया जा रहा है। बोलिए। मेरे ख्याल से आप परिप्रेक्ष्य समझे नहीं, क्योंकि जब मैंने कहा था कि मोदी जी का पता ही नहीं वो चाय वाले थे या नहीं थे, अगर वो थे तो बड़ी अच्छी बात है, तो उसमें क्या गलत बात है। और वो चाय वाले थे और प्रधानमंत्री बने, इसलिए बने ना क्योंकि जो शासन व्यवस्था नेहरू जी ने, अंबेडकर जी ने और कांग्रेस ने 1947 में स्थापित की थी, उसके चलते हुए तो बने ना। अगर इसमें इस देश में लोकतंत्र नहीं होता और संघीय विचारधारा होती तो कब तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। देखिए, ये आपको समझने की जरूरत है। और वो चाय वाले थे या नहीं थे, इसकी सच्चाई तो देखिए, मोदी जी की कौन सी बात आज तक सच निकली है? वो
तो अपने मतलब से कभी भी झूठ और कभी भी सच बोल देते हैं। अगर उनको लगता है इससे मुझे पब्लिक सिंपैथी मिलेगी तो वो चीज बोल देते हैं। देखिए, चाय वाला आज इस देश में प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई गरीब आदमी एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, वो व्यवस्था की वजह से। वो चाय वाले थे या नहीं थे एक अलग इशू है, उसमें मुझे संशय है, लेकिन अगर थे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं थे तो भी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं दूसरी बात बहुत कहता अच्छा हूं। कमेंट है सर, देखिए, मोदी एक साहब, बहुत अच्छी मैं आप बात ये कहता कमेंट की हूं। बात मैं कर रहा एक चीज हूं। बोलूंगा, उसके आपका बाद बहुत हाँ। अच्छा कमेंट है। आपने कहा कि इस देश के अंदर गरीब से गरीब शख्स जो है जो प्रधानमंत्री बन सकता है। राजबब्बर साहब भी, आप जो आपके नेता हैं, वो भी इस बात को जिक्र कर रहे थे कि देश के अंदर वो शख्स भी प्रधानमंत्री बना जिसने नदी को पार करके एजुकेशन जो है हासिल की। लेकिन सर, इस देश के अंदर वो व्यवस्था भी है जिसमें एक ही परिवार के जो है प्रधानमंत्री बने। देखिए, वो व्यवस्था भी है ना लोकतंत्र सर, है ना। उसके लिए भी कहिए मैं कि बताऊं, जी, सर मैं वो भी बताता कहिए हूं, ना, जी, इस मैं देश के उसके अंदर लिए भी बताता उसके लिए भी क्रेडिट दीजिए ना सर। जी, मैं उसके लिए भी बताता हूं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट कौन देता है, पार्टी का लीडर कौन इलेक्ट करता है, पार्टी का लीडर कांग्रेस के कार्यकर्ता इलेक्ट करते हैं, ठीक है। एमपी कौन बनाता है, लोग वोटिंग से एमपी बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन बनाता है, जो एमपी इलेक्ट होते हैं वो बनाते हैं। ये लोकतंत्र है। देखिए, एक तरफ आप लोकतंत्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जैसा मैं लोकतंत्र चाहूं वैसा हो सकता है, जो जिस आदमी को मैं पसंद नहीं करता वो नहीं बनना चाहिए। ऐसे थोड़ा ना होता है लोकतंत्र में। काफी लोग मोदी जी को नहीं पसंद करते, लेकिन जब लोगों ने वोट दिया तो बन गए, तो इसमें क्या हो गया। देखिए, जब आप गांधी परिवार की बात करते हैं, आप बीजेपी में जो परिवार है उसको भूल जाते हैं, आप संघ परिवार को भूल जाते हैं। बीजेपी में कोई प्रेसिडेंट बन सकता है बीजेपी का अगर वो संघी ना हो, वो आरएसएस से बिलोंग करता ना हो, यह हमें देखने की जरूरत है। जहां तक हम बात करते हैं देश ने 70 साल में कुछ नहीं किया, ये एक फैशन सा बन गया है, 70 साल में कुछ नहीं किया। अभी अनिरुद्ध जी हमें जापान से कर रहे थे कि 44 में नागासाकी हुआ, उसमें एटम बम गिरा, उसकी अर्थव्यवस्था तहस हो गई, तब भी वो कितने आगे बढ़ गए। अनिरुद्ध जी को शायद ये नहीं पता, वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था और लेट 1890s में जापान एक इंडस्ट्रियल पावर था, उसके पास टेक्नोलॉजी नो हाउ थी, उसके पास एजुकेटेड क्लास थी जो साइंटिफिक टेम्पर के साथ थी, क्योंकि वो अपने देश में खुद राज करते थे। जब 1944 में देश डिस्ट्रॉय हुआ, उनकी तकनीकी नहीं खत्म हुई थी, उनकी ह्यूमन रिसोर्सेज खत्म नहीं हुए थे, बस एक टेम्पररी सेटबैक था। लेकिन उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन का उससे पहले 50, 60, 70 साल का एक्सपीरियंस उनके पास था, वो उन्होंने यूज करके आगे बढ़े। उसके विपरीत आप हिंदुस्तान को देखिए, अंग्रेजों ने 200 साल में हिंदुस्तान की पूरी व्यवस्था, इकोनॉमी, एक से मुझे बोलने दीजिए, खत्म करके डिस्ट्रॉय कर दी थी। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं, इंडस्ट्री हिंदुस्तान में थे नहीं। आप तो सिर्फ, जब हम 1947 में आजाद हुए, लोग बड़े हल्के में लेते हैं कि हमारे यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, और हम जापान से कंपेयर करते हैं। जवाहरलाल जापान के पास 50 साल का पॉलिसीज थी जिन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हिंदुस्तान में की, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाए, इसरो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की। ठीक है हर चौही, ठीक है सर, मुझे समझ आ गया। तो मोदी साहब, मुझे समझ में आ गया। आप ये कह रहे हैं कि जापान के पास इतना एक्सपीरियंस था और हिंदुस्तान के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, हमारी कोई सभ्यता नहीं थी, एजुकेशन इससे पहले सब कुछ पूरी तरीके से डेमोलिश हो चुका था, और हम इस स्थिति में ही नहीं थे कि हम जो है उनके साथ कंपीट कर सकें। और आप ये भूल रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति जापान से कितनी पुरानी थी। वही जापान जो है वो यहां से हमारी संस्कृति को सह रहा था। मैं घुमा नहीं रहा हूं सर, ये असर आप ही ने कहा है। और अनुज शर्मा साहब इस पर जवाब देंगे कि बीजेपी के अंदर कोई शख्स जो है वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बन सकता है, क्योंकि उनके अंदर जो है लोकतंत्र नहीं है, और अगर वो आरएसएस से जुड़ा हुआ ना हो। लेकिन कांग्रेस के बारे में बता दीजिएगा सर, अनुज शर्मा। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस में तो गांधी परिवार के गर्भ में ही उसका अध्यक्ष तय होता है और उसका प्रधानमंत्री तय होता है। पहले इनको बता दूं। और ये जो बार बार संघ की ढपली बजाते हैं ना, एक ही ढपली है। आप प्लीज, आप बीच में मत बोलिए मोदी जी, आप बीच में मत बोलिए। नहीं, आप बार बार संघ का नाम लेते हैं, संघ की एबीसीडी आप जानते नहीं हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, गलत चीज है, उनका भी सुनिए ना, उन्होंने पूरा मौका दिया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि ये देश जब आजाद हुआ और जिस विचारधारा के कब्जे में ये देश आया, और मैं आज, ठीक है आज उनका जन्मदिन है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन वो इस देश, जैसा अभी मुदित जी ने बताया कि इस देश में तो कुछ नहीं था, यहां तो गवार, शूद्र, सब ये ढोल पशु इस प्रकार के लोग रहते थे, और संस्कृत तो असभ्यों की भाषा थी जो अंग्रेजों ने बोला। और ये आज काले अंग्रेज जो ये बैठे हुए हैं, ये काले अंग्रेज हैं, और जवाहरलाल नेहरू भी काला अंग्रेज था। और ये कहा गया, किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि हम सत्ता छोड़ के जा रहे हैं, और चर्चिल ने कहा कि हम सत्ता छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन सत्ता उन लोगों के हाथों में देकर जा रहे हैं जो शरीर से
नहीं, तो इस देश भारतीय में है, ठीक है लेकिन सर, एक अकल छोटा सा से ब्रेक लेंगे, वो उसके बाद अंग्रेज विश्राम साहब है। से जानेंगे और आज अंग्रेजी कि जो भाषा दावा का किया जा रहा है कि इस है, देश के ये अंदर सरकार की भाषा यहाँ जो बोल रहे हैं। चाय वाला प्रधानमंत्री बना है वो नेहरू की RSS वजह की से बात अगर नहीं बना है, है बीजेपी का तो आखिर एक चाय वाला वो देश का जो सबसे बड़ी पार्टी बनी यानी कांग्रेस, उसका अध्यक्ष आखिर क्यों नहीं बन गया? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। क्या नेहरू की नीतियों और कांग्रेस की नीतियों ने ही बनाया इस देश के अंदर वर्तमान चाय वाले को प्रधानमंत्री? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सर, अभी जिक्र किया आपने यहां पर मुझे साहब कि क्या बीजेपी के अंदर कोई बिना आरएसएस के जो शख्स है वो पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है? सर, कांग्रेस के अंदर भी हो सकता है कि गांधी परिवार की बिना इच्छा कोई अध्यक्ष बन जाए? बिल्कुल हो सकता है। देखिए ये तो इस पे डिपेंड करता है ना कि जो सर, कांग्रेस अभी के हाल ही में वर्कर- चुनाव हुआ है मुझे बोलने दीजिए, जो हाँ। कांग्रेस के वर्कर और जो कांग्रेस के जो ग्रास रूट हमारे सपोर्ट है वो किसको चाहती है। देखिए वो सब चाहते हैं राहुल गांधी बने, इसलिए राहुल गांधी बने हैं। मैं तो कहता हूं आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, ग्रास रूट के बराबर में कोई दूसरा आकर अगर नामांकन करने पहुंचता है तो उसे थ्रो आउट कर दिया जाता है। नामांकन ये थोड़ा ना कि अनिल कैसे जी decide जाएंगे, किया, मैं सर? बताता हूं, नामांकन का एक प्रोसीजर था। उस हाँ। प्रोसीजर में ये था जो कांग्रेस के इलेक्टेड डेलीगेट थे वो जाके नामांकन भर सकते थे। उसके लिए पर्टिकुलर सपोर्ट उनको चाहिए थी। अगर वो सपोर्ट नहीं है, आप डेलीगेट नहीं है, आप कैसे जाके भर सकते हैं? तो कोई कानून या कुछ नहीं होता, कोई सिस्टम होता है ना इलेक्शन का। दूसरा, जहां तक आप बात करते हैं, मैं तो आपको कहता हूं, चैलेंज करता हूं, आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, वहां आप ये देखेंगे कांग्रेस की लीडरशिप में जरूर कहीं ना कहीं लड़ाई होगी और ये जरूर मतलब पसंद नहीं करते होंगे एक दूसरे को। ये भी होगा कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक लीडर को पसंद करते हैं, कोई दूसरे को करते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा लेकिन वो जो 100% कार्यकर्ता है उस स्टेट में वो सब राहुल गांधी को पसंद करते हैं। इसको डेमोक्रेसी कहते हैं और इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। यानी गांधी परिवार के अंदर ही इतना सक्षम शख्स जो है पैदा हो सकता है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने, यही तो मैंने बोला। ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता डिसाइड करेंगे ना वो किसको चाहते हैं किसको नहीं चाहते हैं। कोई बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ा ना करेंगे। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी को पसंद करते तो आपको क्या तकलीफ है उसमें? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, दूसरी हम बात करते हैं, फिर देखिए, हाँ। यही है ना। फिर अगर अनुज शर्मा साहब ये कह रहे हैं कि ये तो पहले से ही तय हो जाता है कि आने वाले वक्त में कौन अध्यक्ष बनने वाला है, कैसे हो तो जाता है? सर हो गया ना तय। एक ही तो परिवार के अंदर अच्छा, फिर एक बात परिवारवाद बताइए, की बात की जाती है एक ना। बात बताइए, मिश्रा साहब अमित शाह जी, एक सेकंड, अमित शाह जी जब बने थे कोई इलेक्शन किया था क्या? आरएसएस ने डंडा दिया ऊपर से अमित शाह बनेंगे तो अमित शाह बन गए। उनके यहाँ तो ये होता हमारे से भी ज्यादा बुरा है। वहां तो मतलब आपके यहाँ बुरा है, उनके यहाँ और बुरा है। हमारे यहाँ बुरा नहीं है, ये मानते हैं बुरा है, हमारे ये यहाँ तो बुरा मान नहीं रहे बुरा है। देखिए ऐसा है, देश की राजनीति आप जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उससे अलग करके नहीं देख सकते। मैं तो हमेशा ये मानता हूं किसी भी देश की राजनीति उसके समाज का प्रतिबिंब होता है। जो चीज समाज में होती है वही होता है। देखिए आप सामाजिक पर आप कहीं भी चले जाइए, पूरे विश्व में चले जाइए, कहीं ना कहीं डायनेस्टी तो बीजेपी में भी है, नहीं है? राजनाथ जी के बेटे को टिकट क्यों दिया आपने? वसुंधरा राजे के बेटे को टिकट क्यों दिया आपने? धूमल साहब के बेटे को टिकट क्यों दिया आपने? कमाल है। कांग्रेस को आती है, इनके सारे एलाइज देख लीजिए, अकाली देख लीजिए, यानी वो भी शिवसेना देख सर, लीजिए, मैं वही तो कह रहा हूं। बीजेडी देख लीजिए। सर, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? देखिए अगर मैं तो वही कह रहा हूं कि वो कर रहे हैं तो इसलिए हम कर रहे हैं। चाहते हैं, हम इसलिए कर रहे हैं राहुल क्योंकि वो गांधी कर रहे हैं। देखिए अगर कांग्रेस के मिश्रा साहब, कार्यकर्ता चाहते हैं मुझसे मिश्रा दूर थोड़ा ना हो साहब, जवाब सकते हैं। दीजिए इस पर। देखिए एक बात मैं जरूर बोलूंगा, देश उसके के बाद अंदर- एक चीज मैं जरूर बोलूंगा। देखिए नेहरू जी पे इतनी बड़ी बात हुई थी, मुझे आज तक बताइए बीजेपी और संघियों ने तो फैशन बनाने हैं नेहरू जी को गाली देने का। वो मुझे बात बताइए सर, ये ना। दोनों तरफ कंपटीशन चल मुझे रहा एक है। बात नहीं, ये बिल्कुल दोनों नहीं, तरफ बिल्कुल competition नहीं, चल रहा है, बिल्कुल सर। नहीं। आपको एक चीज सर, ध्यान रखनी पड़ेगी। वो चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चलिए। गालियां देते हैं नहीं, और आप नहीं, कह रहे हैं कि नहीं, वो जो है देखिए, नेहरू को गाली दे रहे हैं। एक सोची तो सर समझी कंपटीशन चल रहा साजिश है। मिश्रा साहब, एक मिनट नेहरू सर। जी को मिश्रा एक सेकंड, 2 मिनट साहब, इस और देश होगा, के फिर आप आराम अंदर से सर बोलिए। नहीं, प्लीज मैं मिश्रा साहब से जानना चाह रहा हूं, इस देश के अंदर अगर पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बन सकते हैं तो इस देश के अंदर इस बात का कैसे दावा किया जाए कि संवैधानिक तौर पर जो है इस देश का जो है प्रधानमंत्री इसलिए बन गया क्योंकि जो कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से उन तमाम चीजों को फॉलो कर रही थी। मानो हम जो है आइडियल सिचुएशन है, दुनिया में हमसे ज्यादा बेस्ट कोई नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में और कांग्रेस जो मैं फिर कह रहा हूं कि पूरे भारत में छाई हुई थी। नेहरू जी को जो प्रधानमंत्री बने, अध्यक्ष बने, वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो देश सर, में अध्यक्ष भी बने तो किस सिचुएशन में बने थे ना? नहीं तो वही मैं कह रहा हूं कि जो उसके बाद तो बताना चाहिए उसके ना। बाद जो एक किस सिचुएशन से बने थे मैं- आप बताइए, आप बताइए। मैं बताता हूं, मैं वही बताना चाह रहा हूं। जो 14 राज्यों की प्रदेश की कमेटियां बनी थी उसमें किसको रिकमेंड किया किसने गया कहा था? आपको? आपको किसने कहा पता ही सर? नहीं कुछ हिंदुस्तान सर के आप ही को लोकतंत्र बताया ना के बारे सर। में मैं बता रहा हाँ हूं। बिल्कुल, सुन आप लीजिए जो ना। कहेंगे वो बिल्कुल सुन लीजिए ना। ऑथेंटिकेटेड है।
सुन लीजिए ना, बिल्कुल। जब वो पहले वो ऐसा ही प्रधानमंत्री सील के साथ बने, आएगा। जब वो हाँ। पहले प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस में कंसेंसस था, वो बने। देखिए जो पटेल और नेहरू वाली जो लड़ाई की है, ये बीजेपी की और संघियों की दिमाग की उपज है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। पटेल साहब खुद नेहरू जी की बड़ी तारीफ करते थे और कहते थे ये प्रधानमंत्री बनने लायक है। सर, पटेल नेहरू साहब साहब करते सुन थे। लीजिए ना, जब सुन लीजिए, नेहरू जब साहब आपको- करते थे। जब आपको बिल्कुल करते थे। नेहरू मैं साहब आपको करते कोट थे। बताऊं, मैं आपको कोट बताऊं, पटेल साहब और नेहरू, therefore it is in, ये पटेल साहब कह रहे हैं, therefore it is in fitness of things that in twilight preceding the dawn of independence he should have become our leading light, and when India was faced with यानी crisis सरदार after साहब ये चाहते crisis थे। following achievements of सर, their यानी life, सरदार he साहब should ये have चाहते been थे there. कि Yes, नेहरू जो हैं, बिल्कुल। वो देश के प्रधानमंत्री आज बने। तक आपने कभी यानी इस देश के बिल्कुल। अंदर, यानी इस देश के बिल्कुल चाहते अंदर थे, वो अगर भी प्रदेशी चाहते जो थे। कमेटियां बनाई गई वो ये चाह रही थी, किसने कहा तो आपको? उसका कोई मतलब नहीं। किसने? झूठ मत मुदित बोलिए। अग्रवाल साहब, देखिए, सर मैं झूठ मत नहीं, बोलिए। मैं देखिए, पार्टी का अब आप प्रवक्ता सुन नहीं हूं। लीजिए। अब आप ये सुन डिपार्टमेंट जो है लीजिए। बीजेपी और अब आप कांग्रेस ने सुन संभाला लीजिए। हुआ मेरी है। बात देखिए, सुनिए, आप दो बिल्कुल। मिनट मुझे दीजिए, उसके बाद ये आप डिपार्टमेंट बोलिए। सर, ये डिपार्टमेंट मुदित साहब ने संभाला हुआ है और अनुज शर्मा साहब ने संभाला हुआ है। देखिए, मेरे पास देखिए, इसकी देखिए, जरूरत नहीं देखिए, है, एक सेकंड। मुझे मैं जरूरत आपको- नहीं है इसकी। बिल्कुल बोलिए दो सर। चीज़ बोलता हाँ, हूं। बोलिए। देखिए, ठीक है, आप बोलिए। देखिए, दो तीन चीजें आप समझ लीजिए। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, उनका कद हिंदुस्तान में बहुत ऊंचा था। पटेल साहब का भी ऊंचा था, महात्मा गांधी का भी ऊंचा था, और कांग्रेस के लीडर से सबका ऊंचा था। उसमें से ये हुआ कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बनेंगे और पटेल साहब खुद उनके फेवर में थे। आज तक मुझे कहीं वो डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जहां पटेल साहब ने कहा मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता था। वो तो बल्कि नेहरू जी की बड़ी तारीफ करते थे। एक चीज और बता देता हूं, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, पटेल साहब की तबीयत भी थोड़ी खराब थी और उस समय उनकी उम्र 75 साल थी और नेहरू जी की उम्र 58 ईयर्स थी। अगर आपको ये नहीं पता। दूसरी चीज देखिए, ये संघी के दिमाग की उपज है कि नेहरू और पटेल जी में और सुभाष चंद्र बोस में झगड़ा था। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, जब सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का अपना गठन किया था, उसमें 4 रेजिमेंट थी। एक रेजिमेंट का नाम था महात्मा गांधी, दूसरे रेजिमेंट का नाम था चंद्रशेखर आजाद, तीसरे रेजिमेंट का उन्होंने अपने नाम से रखा था। पता है चौथे रेजिमेंट का नाम उन्होंने क्या रखा था? क्रेडिट सुभाष चंद्र बोस को जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कुछ। सर, ये आप मेरी बात मैं सुनिए। सुन रहा हूं ये सर, गलत बात, मैं सुन रहा हूं। आपने मुझे कतल सर, नहीं करने ये दी। क्रेडिट- चौथा नाम, ये क्रेडिट चौथा सुभाष नाम चंद्र किसका बोस रखा को था? जाएगा। चौथा नाम किसका रखा था? ये क्रेडिट सुभाष चौथा चंद्र नाम बोस किसका को रखा जाएगा था? सर। चौथा नाम कि रेजिमेंट का उन्होंने सम्मान दिया। चौथा नाम उनके उन्होंने साथ क्या हुआ? जवाहर सर, लाल पूरी नेहरू डिबेट जी का डाइवर्ट हो रखा जाएगी। था। अरे, लक्ष्मी पूरी बाई डिबेट रेजिमेंट डाइवर्ट हो था। जाएगी। झूठ मैं बोल ये रहे कह हैं। रहा हूं, नेहरू जी का रखा लक्ष्मी बाई था। रेजिमेंट था। सम्मान दिया। लक्ष्मी बड़ी बाई इज्जत उनके करते साथ थे। क्या हुआ? लक्ष्मी बाई उनके रेजिमेंट साथ क्या था। हुआ? क्या हुआ इस देश क्या के हुआ? अंदर? आप सुभाष बताइए, चंद्र क्या बोस हुआ? का? आप ये बताइए, क्या हुआ? स्थिति सुभाष चंद्र बोस के डॉक्यूमेंट्स को पूरी दुनिया के सामने लाने में इस देश को 70 साल लग गए। क्या नहीं हुआ उसके अंदर? क्या होना चाहिए क्या निकला उसके अंदर? कितनी क्या मिस्टेक्स उसके अंदर? निकला क्या? सर, आप जो क्रेडिट संघियों लेने की का कोशिश उसके कर रहे हैं, अंदर सुभाष निकला चंद्र क्या? बोस का क्रेडिट नेहरू जी को देने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा नहीं कर रहा। आपसे समझ नहीं सकते सर, चीज़ को। मैंने नहीं ये सर, कहा है। मुझे देखिए, आप फिर मेरी बात खत्म कर लीजिए प्लीज। सर, आप ये अपनी बात खत्म कर रहे हैं। मैं मिश्रा साहब से आपने पूछ ये लूं। कहा था। मैं मिश्रा साहब से मैं पूछ लूं। लास्ट चीज नहीं, नहीं, बोलूंगा मुझे जरूर। बोलने दे। मैं एक चीज सुमित जरूर जी, बोलूंगा। मैं जरा- आपने ये कहने की कोशिश की थी कि बीजेपी ने हमेशा ये कहने की कोशिश की है सुभाष चंद्र बोस जी और नेहरू जी में झगड़ा था। मैं आपको ये समझा रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस जी नेहरू जी की भी इतनी इज्जत करते थे, उन्होंने एक रेजिमेंट का नाम नेहरू जी के नाम से रखा। ये हमें समझ लेना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए संघी ये कर क्यों रहे हैं 70 साल में, क्योंकि वो चाहते, देखे उन्होंने तो फ्रीडम मूवमेंट में कभी पार्टिसिपेट किया नहीं। नेहरू जी 9 साल जेल में रहे। लास्ट लाइन, नेहरू जी 9 साल जेल में रहे और इनके वाजपेयी और वीर सावरकर अंग्रेजों को अपॉलॉजी लेटर लिख के जेल से बाहर निकलते थे। अपनी कमी छुपा रहे हैं ये। आज तक मोदी जी स्टेज पे खड़े होकर ये क्यों नहीं कहते ये संघी था और ये स्वतंत्रता सेनानी था। वो भी पटेल साहब, सुभाष चंद्र बोस, आजाद साहब को बोलते हैं। कभी इन्होंने अपना नाम लिया किसी का? क्योंकि ये अपनी कमी छुपाने के लिए इन्होंने उन्हीं नेहरू ने आरएसएस को बुलाया था ना, आरएसएस जो है गणतंत्र दिवस पर जवाब दे दूं मैं ठीक है आपको? सर। पटेल नहीं, साहब आप ने नहीं, अभी नहीं, आप दीजिएगा जवाब। ठीक है, अनुज शर्मा साहब। देखिए, कुछ बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। मिश्रा अरे जी, नाम इस बात लीजिए को- ना। आप मुझे बोलने नहीं, नाम लीजिए। आपके मैं बता रहा हूं, पार्टी मैं के बता रहा स्वतंत्रता हूं। सेनानी जो मोदी सीधा नाम लेते हैं सुनिए, स्टेज सुनिए पे। भाई। सुनिए, हाँ, ठीक कुछ बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज है और ये बात जग जाहिर थी। माफीनामा भी ये इतिहास के जग पन्नों जाहिर में थी दर्ज कि है गांधी जी कि के वीर सावरकर जी अब- और वाजपेयी जी ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा आपने था तो बोलने जेल से देंगे निकलने किसी के को, लिए। कोई- और नेहरू जी और महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के लीडर 9-9, 12-12 साल जेल में रहे हैं। आपके अब फौज बोलिए, लीडर जेल अब में बोलिए, रहे। अब और बोलिए, आप हमें कहते हैं हम अब एंटी बोलिए। नेशनल मुझे साहब, मैं हैं। भी आप हैं मांगू। एंटी नेशनल। अब आप इनको या तो बंद हो गया कीजिए। सर, ठीक है। हाँ, हो गया। हाँ, बोलिए। ये बात जग जाहिर है कि गांधी जी के और सुभाष जी के आपस में दोनों के विरोधाभास था। जब सीतारमैया जी चुनाव लड़े अध्यक्ष पद का, तो गांधी जी ने ये शब्द कहे थे
कि सीतारमैया की हार होगी तो ये मेरी स्वयं की मेरी हार स्वयं होगी। की हार होगी। यहाँ पर बैठे क्या हुए हुआ मिश्रा जी इसके अंदर? अरे ये तो बताएंगे उसमें क्या बात हो गई? और सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव जीत गए। अच्छा, और चुनाव बोस- जीतने के बाद हाँ। उनको इतना तंग किया गया कि उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा उनको। और फिर उन्होंने दूसरी बात, इंडियन बीच नेशनल में आर्मी का बोलने की गठन आदत किया तुम्हारी गंदी और है। महात्मा गांधी के नाम से एक रेजिमेंट का नाम कम से रखा। कम शिष्टाचार देखिए, सीखो। झूठ मत बोलिए। नहीं, झूठ आप बोलते हैं। झूठ आप बोल रहे हैं। आपको शिष्टाचार नहीं आता। आपसे बहस अच्छा का। आता है। अनुज आप- साहब, आप- मत आप- बोलिए। आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें यहाँ सर, आप पर। झूठ बोल रहे हैं। हमेशा आप डिबेट को आप डाइवर्ट करते टीवी हैं पे क्योंकि झूठ बोल आपके रहे पास हैं। शब्द नहीं है। बिल्कुल आप शब्द झूठ है। बोल रहे हैं। आपने और अभी दूसरी ये बात, कहा, मैं अभी दूसरी प्रूफ बात, कर देता हूँ, सुभाष आपने झूठ चंद्र कैसे बोला? बोस जी की रेजिमेंट का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। वो तो आप भूल ही गए। फिर आपको कुछ इतिहास नहीं के पता। पन्नों में फिर दर्ज है। आपको कुछ मिश्रा नहीं जी पता। बताएंगे आपको जानकारी नहीं है। 4 रेजिमेंट थी। आपको जानकारी नहीं है। महात्मा और गांधी, दूसरी बात, चंद्रशेखर अरे आजाद, भाई, एक उनके नाम और से और एक नेहरू जी के नाम से। संविधान की बात करते हैं। संविधान की धज्जी तो सुमित जी उसी दिन उड़ गई थी जब देश आजाद हुआ और जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई कि प्रधानमंत्री किसको बना जाए। झूठ 14 मत बोलिए। मत 14 मत फिर सरदार से पटेल को मिले, झूठ। 1 मत नेहरू को मिला था उस बिल्कुल समय। झूठ। नेहरू जी सफेद गए, झूठ। नेहरू जी गए गांधी जी के देखिए, पास। संघियों और की तो गांधी आदत जी है ने- झूठ बोलना। गांधी जी झूठ बोला। संघी उनके तो जो झूठे हैं। नेहरू जी के मैं जो तो कहता सचिव, हूं बिल्कुल। जो नेहरू जी के संघी सचिव से हैं, बड़ा प्यारे झूठ कोई नहीं हो मोहन, सकता। उनकी पुस्तक है पूर्ण आहुति। अरे उस पटेल पूर्ण जी ने आहुति कभी पुस्तक कहा वो में प्रधानमंत्री वो बनना पुस्तक का चाहते थे? जिक्र है, जवाब दीजिए जो ना। सरदार पटेल ने लिखा, सरदार पटेल को गांधी जी ने लिखा कि प्रधानमंत्री इनको बनने दिया जाए। आप झूठ बोलने वाली बात करते हैं। आपको क्या पता ही नहीं है। सरदार पटेल जी ने पूर्ण कभी आहुति, कहा था मैं प्रधानमंत्री पूर्ण बनना आहुति चाहता हूं? जवाब गांधी जी दीजिए के ना। सचिव की कमाल पुस्तक है, उसको पढ़ लीजिएगा मुदित जी, आपको सारा विषय समझ में आ जाएगा। देखिए, अध्ययन कौन करके बात आइए। कर रहा है? सरदार अध्ययन पटेल करके आइए। नहीं, यही वो लोग मोदी एक जी- मिनट मुझे साहब, जिसने- मुझे साहब एक मिनट, अनुज शर्मा साहब, अनुज शर्मा साहब एक आपने उड़ाई। मिनट। अनिल मिश्रा साहब, अगर सरदार पटेल अपने मुंह से ये कहेंगे कि मुझे ही प्रधानमंत्री बनना जो है, मोदी तो फिर जी- लोकतंत्र कहां बचा? जो मोदी जी ये तो इस जिसने देश के अडवाणी लोगों जी को, की इस ऐसी देश के बुरी लोगों की हालत भावनाओं का है, जो सम्मान जो होना वो चाहिए, प्रधानमंत्री बहुत बनना तय करता है। चाहते थे। आज हमें मुद्दे बनने नहीं दे रहे है। हैं। सुमित जी, अनिल मिश्रा कोई साहब, मुद्दे नहीं है। ये डाइवर्ट करते हैं क्योंकि ये पराजय की ओर ठीक है है। सर। आज क्या कहा कमलनाथ ने ठीक है कि सर। संघियों को ठिकाने एक लगाएंगे। बिल्कुल लगाना चाहिए। संघ से डर गए, बिल्कुल अरे लगाना कांप चाहिए। गए, आप कांप गए संघ से, है, संघ की अनुज शक्ति से आप कांप गए, कोई आप घबरा गए। अनुज साहब, और संघ प्लीज, को प्लीज, आपके किसी में हिम्मत प्लीज, नहीं है प्लीज, जो संघ को प्लीज, ठिकाने लगा दे। ठीक है सर। आप ठिकाने अनुज लग शर्मा जाएंगे। साहब, प्लीज। देश की जनता आपको बिल्कुल लगाएगी लगा ठिकाने देगी। संघ को। आप संघ को ठिकाने नहीं लगा सकते मुदित जी। बिल्कुल किसी के लगेगा। बाप में हिम्मत नहीं है जो आरएसएस को हाथ लगा दे। अनुज मैं शर्मा चुनौती साहब, दे रहा हूं। प्लीज, इस प्लीज। मुद्दे हम पर लगाएंगे, हम नहीं लड़ रहे हैं सर, नहीं आरएसएस सर, से। नहीं हम सर। नहीं डरते बाप की आरएसएस हिम्मत से। नहीं है हम किसी नहीं के डरते बाप की आरएसएस हिम्मत से। नहीं है जो शर्मा संघ साहब। को ठिकाने लगा दे। ठीक है सर, मैं ठीक, एक मिनट, आराम मुझे से। भी बोलने का हाँ, मौका अनिल दिया साहब। जाए। देखिए, ये राजनीतिक है, अपने अपने विचार रखना अच्छी बात है, लेकिन सुमित जी एक बहुत सही बात मैं आपको बताऊं कि इतिहास का पुनर्मूल्यांकन समय के साथ उस वक्त की पीढ़ी हमेशा अपने ढंग से करती रहती है। जब आजादी की लड़ाई हुई थी उस वक्त का जो इतिहास लिखा गया, उसके 20 साल 25 साल बाद भी इतिहास लिखा गया, और आज के जिस दौर पर हम लोग बात कर रहे हैं, जो एक युवा पीढ़ी खड़ी हुई है, वो भी अपने ढंग से, ये हमारे यहाँ ही नहीं, हर जगह का ये नियम होता है, वो अपने ढंग से अपने विचारधाराओं के तहत इतिहास का पुनर्मूल्यांकन करती है। मैं बहुत शॉर्ट में बता दूं, जैसा अभी शर्मा जी कह रहे थे, सुभाष चंद्र बोस जी का वर्णन किया, बहुत सी हमारे आप सामने इधर विगत 10 वर्षों से सुनने में आ रहा है, पटेल, बोस और ये, तो ये क्या है, हम आपको इसका कारण बताना चाहते हैं। जैसे इन्होंने चर्चा की 1939 की, मैं आपको बात बता रहा हूं, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी भी चुनाव लड़े और गांधी जी के तरफ से प्रत्याशी सीतारमैया जी थे। नो डाउट गांधी जी पूरी तरह से लगे थे सीतारमैया को चुनाव जिताया जाए। मैं यहां पर आपको ये बता कि लोकतंत्र हमारे देश में कैसे चला है, लेकिन दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीते गांधी जी के विरोध के बावजूद, लेकिन उसके आगे का हकीकत देखिए, कहां इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीतने के बाद स्वयं इस्तीफा देते हैं गांधी जी के सम्मान में, और वो कहते हैं कि हमारे हक की लड़ाई थी, हमें जीतना था, हमने जीत के दिखा दिया, लेकिन गांधी जी को पराजय नहीं दिखाना था हमें, और उसका नतीजा था कि गांधी जी को 2 ही शब्द मिले, महात्मा और बापू। आप दुनिया जानती है कि बोस जी ने गांधी जी को क्या कहा, लेकिन आज देखिए सुनने में आता है कि उनमें आपस में विवाद था। ठीक उसी तरह पटेल जी की बात आती है। मैं आपको बता दूं कि नेहरू जी, पटेल जी, मैं बार बार कह रहा हूं, इन सब का योगदान आजादी की लड़ाई और आजादी के बाद देश को संवारने में बहुत महत्वपूर्ण है, और पटेल जी
एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन बड़ा प्रैक्टिकल सोचने की जरूरत है, चाहे उस वक्त का दौर ले लें या आज का दौर ले लें। अगर हमारे मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी न चाहें तो क्या राजनाथ सिंह कोई नियम, कोई कानून या कोई एक्शन ले सकते हैं? अगर पटेल जी ने जो योगदान दिया हमारे देश में उस वक्त 562 राज्यों को एक करना, या जिस तरह उन्होंने देश की एकता भौगोलिक और सामाजिक दोनों में लाने की कोशिश की, तो अगर आप सोचें कि क्या प्रधानमंत्री न चाहते होते तो ऐसा संभव था, तो ये, लेकिन हम इसमें ना इनको गलत कहेंगे ना इनको, क्योंकि ये इतिहास है और इतिहास में सब अपने अपने ढंग से चीजों को देखा जाता है, हर आदमी अपने अपने नजरिए से देखता है। देखिए एक चीज का फर्क है, अनिल जी ने बहुत अच्छी बात बोली। भगत सिंह को भूल जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस को भूल जाते हैं, सुमित जी आप आजाद को भूल जाते हैं, जब सोमनाथ लेकिन उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि नहीं हम ही संविधान की रक्षा कर रहे हैं। जब सोमनाथ उसका तो जिक्र होगा नहीं होगा। सुमित जी एक मिनट, मैं मिश्रा जी को बता रहा हूं, जब सोमनाथ के मंदिर के पुनरुत्थान का विषय आया और उस समय उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी वहां जाएंगे उसका उद्घाटन करने के लिए, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को भी अप्रोच किया, सरदार पटेल जी ने, लेकिन देखिए विरोधाभास था। मैं इसलिए कह रहा हूं, सरदार पटेल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाने के लिए मना किया कि आप वहां मत जाइए सोमनाथ, और देखिए राजेंद्र प्रसाद जी एज ए राष्ट्रपति नहीं गए, वो स्वयं अपने पैसे से, क्योंकि राष्ट्रपति जाते तो उनको सरकारी वाहन लेना पड़ता, मतभेद था, लेकिन उन्होंने सरदार पटेल की बात मानी, क्योंकि नेहरू जी के और सरदार पटेल के भेद थे, और वो अपने पैसे से ट्रेन से वो वहां गए सोमनाथ और उस मंदिर के पुनरुत्थान के कार्यक्रम में शामिल हुए। ये मतभेद नहीं तो क्या था? मैं इसको क्लियर कर दूं, एक मिनट, मैं कुछ और एक मिनट में आपको देखिए, पहले के राजनीति में और आज के राजनीति में या पहले के लोगों में अब में कितना अंतर है। जैसा आप कह रहे हैं मतभेद, निश्चित रूप से उस वक्त वैचारिक मतभेद थे, राजेंद्र प्रसाद जी में भी थे, पटेल जी में भी थे, नेहरू जी में भी थे, लेकिन आप उसका दूसरा देखें, नहीं मनभेद ही नहीं, उसका दूसरा देखें, यही आपके जो प्रणेता हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, आखिर इनको मंत्रिमंडल में किसने शामिल किया था? क्योंकि उस वक्त जो वैचारिक मतभेद थे वो वैचारिक मतभेद देश की नीतियों में, देश के हितों में, देश समाज की सेवा के लिए कहां बना था? जनसंघ तो बाद में बना, इस्तीफा दिया उन्होंने। नहीं, आप समझे मैं कहना क्या चाहता हूं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब सरकारी कांग्रेस की बनी थी तो उसमें वही मंत्री बने, मेरी बात उसके बाद जनसंघ बना। आप मेरी बात समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लेकिन वैचारिक मतभेद थे, कभी इन लोगों में पटी नहीं। तो हमारे कहने का सेंस ये है कि अगर आप अगर राजेंद्र प्रसाद का उदाहरण दे रहे हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने नेहरू जी के बारे में क्या क्या लिखा है, अगर वो कोई भी पढ़ ले तो कहेगा नेहरू जी जैसा महान आदमी नहीं है। पटेल जी ने जो जो लिखा है, अगर आप, लेकिन नेहरू जी ने तो गांधी जी को ढोंगी बाबा बताया, नहीं नेहरू जी ने, नहीं 1955 नहीं 1955 में कनाडा के प्रधानमंत्री आए, मेरे कहने का मतलब है उनकी पुस्तक में लिखा है, इतिहास, उनकी पुस्तक का नाम बता रहा हूं मैं आपको, आप उनकी पुस्तक का नाम बता रहा हूं मैं। 1955 में कनाडा के प्रधानमंत्री पियर्सन ने कहा, और इसका जिक्र किया है द इंटरनेशनल हेयर्स में, कि उन्होंने गांधी जी को भयंकर ढोंगी बाबा कहा। नहीं देखिए, ये उनकी पुस्तक में असंभव है कि नेहरू जी जैसा व्यक्ति और गांधी जी को अगर ऐसा कुछ कह दे, ठीक है, आज तक इतिहास में कभी नेहरू एक ऐसा व्यक्ति जो केवल सत्ता में भोग के लिए आया, लोकतंत्र के लिए नहीं आया, संविधान के लिए नहीं आया। आपका ये परिवार के खाते में क्यों आता है सर? उदाहरण है, जिस प्रकार का उनका वृत्तांत है, जिस प्रकार का उनका चरित्र है, वो चरित्र ये दर्शाता है कि उन्होंने भोग की राजनीति हो गया। ठीक है सर, अनुज साहब प्लीज, ठीक है, एक मिनट, आप भी बहुत बोलते हैं साहब। आपके ये बहुत बोलने क्रेडिट में जो चुप रहा है, ये जो क्रेडिट है, ये बार बार गांधी नेहरू के जो है परिवार के खाते में क्यों जाता है? आपको सुनिए, आप एक परिपेक्ष समझ लीजिए ना। देखिए मुझे 2 मिनट बिना आपने सबने बोले, मैं 5 मिनट चुप था, सुन लीजिए। देखिए ये लड़ाई क्यों पैदा की जा रही है, बीजेपी वाले, आप 2 मिनट शांति रखेंगे अनिरुद्ध जी? देखिए बीजेपी वालों का आजादी की लड़ाई में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। वो ये चाहते हैं किसी तरह जो कांग्रेस की लीडरशिप थी पुरानी, उसको डिस्क्रेडिट किया जाए, ये दिखाया जाए कि वो तो आपस में सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहे थे और देश के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। वो किस लिए होता है? क्योंकि बीजेपी वाले जो थे वो अंग्रेजों की मदद करते थे, जो बीजेपी की जो हिंदू महासभा पहले थी, और वो कभी स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े नहीं। तो ये अपनी कमी छुपाने के लिए झूठ बोलने में आरएसएस वाले माहिर होते हैं। तो देखिए एक सेकेंड ना, आप जनसंघ चले जाए, हिंदू महासभा चले जाए, उसी के तो वंशज हैं आप।
कमाल कर रहे हैं, आपको अपना इतिहास नहीं पता, आपका इतिहास भी मैं बताऊंगा आपको। आप भी गौरी के और बाबर के वंशज हैं। हो गया, आप शांति आप भी रखिए। गयासुद्दीन ओजी के वंशज हैं। शांति रखिए। आप भी गद्दारों के वंशज हैं रखिए, शांति जिन्होंने अनुज देश को शर्मा साहब लूटा। प्लीज 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 बाबर के आप शर्मा हिमायती साहब हैं। प्लीज, शर्मा साहब प्लीज तो प्लीज, काम ही नहीं है प्लीज। संघियों नहीं, को। तो आपका क्या काम है? सब पर्सनल अरे अटैक संघ नहीं, को सब जानते पर्सनल क्या अटैक हो? नहीं, मुदस्सिर अभी साहब। तो संघ की ठीक है। जूती के बराबर नहीं है तुम। संघ के जीवन को क्या शर्मा जानते हो? साहब, शर्मा साहब प्लीज, संघ शर्मा को साहब, जानते क्या शर्मा हैं? साहब, संघ शर्मा ने साहब तो इस देश के अंदर शर्मा वो साहब काम प्लीज, किए हैं शर्मा कि साहब, कांग्रेस के लोग शर्मा 50 साहब के प्लीज, हजारों वर्ष में नहीं कर सकते। प्लीज, संघ ने वो काम किया प्लीज सर। इस देश देखिए, संघ ने बड़ा अच्छा काम किया है देश में, जब अंग्रेज थे उनकी मदद करते मुद्दत थे। सिर्फ एक ही देखिए, परिवार देखिए, को नहीं, क्यों मैं क्रेडिट? बाहर हूं ना, मैं उसके ऊपर, उसी आप पर मुझे आइए, देखिए, मुझे अपनी बात खत्म हाँ, करनी मैं है, आपको ऐसे नहीं दे रहा हूं होगा। ना मौका, बिल्कुल, मैंने आप आपसे आपसे पूछा। चुप रहे, देखिए। हाँ। तो हमें ये समझना पड़ेगा, इनको कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करना है, इनको ये दिखाना है अपनी कमी छुपाने के लिए, इसलिए ये कभी नेहरू पटेल में झगड़े दिखाते हैं, कभी सुभाष चंद्र बोस जी में और नेहरू जी में झगड़े दिखाते हैं, जबकि सच्चाई ये है, वो सब देखिए, वो समय अलग था। आजकल आरएसएस की विचारधारा उस समय नहीं थी देश में, वो ये विचारधारा है कि जो मैं कहता हूं वही सत्य है, मेरे अलावा कोई मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता। वहां क्या होता था, किसी के मतभेद भी होते थे, मनभेद नहीं होते थे। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, जरूरी थोड़ा ना हर आदमी की सेम विचार हो, सेम सोच हो, पॉलिसीज में भी फर्क हो सकता है, तो सब में मनभेद नहीं होता, मतभेद होते हैं, वो होना लाजमी है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या बड़ी बात होगी। देखिए, आप बात करते हैं, आपने अभी मुझे बोला कि सिर्फ हम तो एक परिवार की बात करते हैं, किसी और की हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आज तक बात ही नहीं हुई। तो माफ कीजिए जी, जब मैं बड़ा हो रहा था, पटेल साहब के बारे में कितने महान व्यक्ति हैं, बोस साहब कितने महान व्यक्ति हैं, गोविंद बल्लभ पंत कितने महान व्यक्ति हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब कितने महान व्यक्ति हैं, सुभाष चंद्र बोस कितने महान व्यक्ति हैं, पी बैनर्जी साहब कितने महान व्यक्ति थे। इन सब के बारे में मुझे हिंदुस्तान, सर आप मुझे बोलने दीजिए ना, इन सब की महानता, सर मेरा शब्द ही खत्म हुआ, मैं आप ही से ही पूछ रहा हूं, तो मेरी मैं सवाल किसी को मौका नहीं दे रहा हूं, मेरी लाइन तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि महान व्यक्ति हैं, तो उनका क्रेडिट देने का तरीका क्या है? मेरी लाइन तो खत्म होने दीजिए, आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूं? बिल्कुल, आप बोलिए ना, इसे एडिट करके आप बोलिए। मुझे नहीं एडिट नहीं करूंगा, पहले मैं अपनी बात बोलूंगा। तो इन सब के बारे में हमें हिंदुस्तान में ही तो पता चला, हिंदुस्तान की टेक्स्ट बुक से ही तो पता चला है, हिंदुस्तान के इतिहास से ही तो पता चला गया है, जिसके बारे में आप बार बार कहते हैं ये इतिहास सिर्फ कांग्रेस ने लिखा है। अरे अब तो कांग्रेस नहीं है, बीजेपी वाले हैं। इतिहास में ये बता दीजिए ना कि कौन सा संघी था क्या पढ़ाया जा रहा था, जो अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ा, कौन सा इतिहास ये पढ़ाया बताया जा जा रहा रहा था, ये सब महान व्यक्ति थे कांग्रेस के, जो देश की दिल्ली आजादी यूनिवर्सिटी के लिए किताब पढ़ी लड़े आपने थे। हिस्ट्री की? ये सच्चाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी किताब पढ़ी आपने हिस्ट्री की? कौन सी किताब? दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन अंदर सी जो किताब? इतिहास पढ़ाया जा रहा था कौन सी विपिन चंद्र की, किताब? फिर आपको नहीं पता। उसमें झूठ मत बोलिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा आप हूं, बोलिए। मैं झूठ क्या नहीं बात बोल रहा कर हूं। रहे और हैं? ये क्या बात डिपार्टमेंट मैंने आपको पहले ही कहा कि मुदस्सिर साहब संभालते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट बुक के अंदर ये लिखा गया कि ये आतंकी क्रांतिकारी थे। किसने लिखा? ये किसने लिखा? अरे किसने लिखा? बताइए ना। वो टेक्स्ट बुक किसने बनवाई? हिंदुस्तान 70 में साल लग गए आज देश के अंदर सुनिए। टेक्स्ट बुक अरे कंप्लीट नहीं होती है, ना। और आप कह रहे हैं कि महान की सब तमाम चीजें हुई। देखिए, मुझे तो आपकी वो कहते हैं ना समझदारी पे क्वेश्चन होता है, मैं बताऊं क्यों होता है। आपको होगा सर, आपको होगा, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है। मैं बता देता हूं क्यों। सर सुनने का दामा रखिए आप। हिंदुस्तान में हजारों लाखों बुक्स छपी हैं जो इतिहास के बारे में बताती हैं। ये जो अगर ऐसी कोई बुक है, मैंने तो कभी नहीं सुनी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती है सर। मैं आप ही को बोलने दे रहा हूं, सिर्फ आप ही आप नहीं बोलेंगे ना। अच्छा, सिर्फ आप ही आप नहीं बोलेंगे। चलिए तो एक जवाब दीजिए, अगर वो ऐसी बुक है, मुझे नहीं बिल्कुल, पता है कि नहीं। मैं जवाब दूं। वो एक बुक है जिन्होंने 70 साल शासन चलाया, वो जवाब नहीं देंगे। जवाब मैं दूं। मैं बताऊं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर इतिहास की किताब 2015 से पढ़ाई जा रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। उसके लिए मुदित अग्रवाल साहब ये कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आपके अंदर समझदारी मैं बकायदा पूरी टेक्स्ट बुक आपको दूंगा जो 2015 से पढ़ाई जा रही थी मुदित साहब। देखिए, मैं पूरी टेक्स्ट बुक आपको दे दूंगा, और उसमें ही बताइएगा कि क्रांतिकारी शब्द जो है और उसके साथ आतंकी शब्द का क्या मतलब होता है। बिल्कुल सर, हम सब अजीब हैं सर, हम सब अजीब हैं इस देश के अंदर, और कोई ठीक नहीं है, सिर्फ कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के लोग ठीक हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, खबरें जारी है, बने रहे सुदर्शन न्यूज़ के साथ। क्वेश्चन है मुझे, जय हिंद। हिंदुस्तान में लाखों बुक्स हुई हैं, उनकी बात नहीं करते। एक बुक अगर है उसको पकड़ के बैठ गए, क्योंकि आप